नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में पिछली क्लासों में हमने उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देख ली है, उसे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखी है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ नई रिएक्शंस देखेंगे और आज की हमारी पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है आपके पेपर में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। एल्डोल संगठन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमें ध्यान रखना है, इसे समझना है। चलो समझते हैं एल्डोल संगठन क्या है। उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए इसकी एक आवश्यक शर्त है कि एल्डोल की जो अभिक्रिया होती है वो कौन कौन से यौगिक दे सकते हैं और कौन से कार्बोनिल यौगिक नहीं दे सकते हैं। देखो, कार्बोनिल यौगिकों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हो, वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। ये CHO ग्रुप है, क्या इससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। ये CHO ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम संरचना देखेंगे इसकी। ऐसी संरचना होती है, ये CHO ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन शून्य है। तो ये क्या होगा? ये भी एल्डोल संगठन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले एक चीज़ यही समझने वाली है कि एल्डोल अभिक्रिया जो देते हैं वो कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं। ये समझ में आ गया कि हमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना अनिवार्य, इसकी शर्त है। ठीक है। अब एल्डोल संगठन दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल एल्डोल और एक होता है मिश्रित एल्डोल। हम दोनों को यहाँ पे समझेंगे। पहले समझते हैं सरल एल्डोल को, बढ़ते हैं सरल एल्डोल। सरल एल्डोल का क्या तात्पर्य हो कि जहाँ पर जो क्रिया में भाग लेने वाले दो अणु भाग लेते हैं, तो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, तो वो दोनों अणु क्या हो? समान हो। ठीक है, जब दोनों अणु समान होंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में हम क्या लेते हैं? वीक बेस, डाइल्यूट NaOH, कुछ ऐसा काम में लेते हैं जो दुर्बल क्षार हो। चलो देखते हैं। एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड के यौगिक लिए, इस एल्डिहाइड के यौगिक लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। देखो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिक लिए। अब उसकी जब डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अर्थात हमें एल्डोल प्राप्त होता है। और एल्डोल की विक्रिया तुम्हारी यहीं पे संपन्न हो जाती है। क्या होता है इसकी क्रियाविधि में, इसे समझेंगे कि कैसे प्राप्त हुआ। फिलहाल हम ये देखते हैं एक सिंपल से लॉजिक के रूप में। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ चला जाता है? इस ऑक्सीजन पर। ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? यहाँ पर। और ये कार्बन कहाँ जुड़ गया? यहाँ पर। तो CH3CHOH और CH2CHO, CH3CHOH और CH2CHO ये प्राप्त होता है हमें। ये हमारा एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसने अभिक्रिया में दे रखा है कि इसे गर्म करते हैं, अम्लीय माध्यम में गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल निकलता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। अल्फा बीटा यहाँ से, OH यहाँ से निकला, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो अल्फा बीटा विलोपन हो गया। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक हमें प्राप्त होता है। इसका क्या नाम कहलाया? प्रोटेन एल्डिहाइड कहलाया, प्रोटेन एल्डिहाइड कहलाता है। देखो, इसे जो हमारी समझने वाली अभिक्रिया है एल्डोल के, ये एस्टेल्डिहाइड है, इसके दो यौगिक काम में ले रहे हैं दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो एल्डोल उत्पाद कहलाता है। हमारा एल्डोल अभिक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर उसने अभिक्रिया में आगे दिया है, जैसे उसने बताया कि A एक यौगिक है जिसके वीक बेस की उपस्थिति में क्रिया करवाता है, तो हमें एक बीटा हाइड्रोक्सी उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर हमें एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। वो कुछ इस तरह से अभिक्रिया ABCD में कन्वर्ट करके देता है, और वो यहाँ पे गर्म करना दे रहा है और उससे उत्पाद ये प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ तक उत्पाद तक पहुँचना है। लेकिन अगर उसने सिंपल एल्डोल पूछा है तो हमारा एल्डोल यहीं पर समाप्त हो जाता है।
चलो इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है CH3CHO है। हमें अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए? देखो यहाँ पे समझो, हमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत क्यों थी? ये OH से दुर्बल क्षार है, ये इस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाता है और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, ये प्राप्त होता है, जो कि इनोलेट फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर दो मॉलिक्यूल क्यों, दो यौगिक क्यों काम में ले रहे हैं हम एल्डिहाइड के, उसको समझते हैं। अब देखो ये एल्डिहाइड है और ये यहाँ पर हमारा ऋणावेशित CH2CHO हमें प्राप्त होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन पर ये चार्ज बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, यहाँ पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर ऋणावेश। तो ये CH2 नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? धनावेश पे जाएगा, यहीं पे जाएगा ना। तो ये कहाँ, इससे जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा? CH3CH तो ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश ये वाला, उसके बाद ये CH2CHO, ये पूरा का पूरा इससे जुड़ गया। अब इसका जलावटन करवाते हैं, अम्लीय जलावटन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डोल प्राप्त होता है, H+ यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये हमारे एल्डोल की सामान्य सी क्रियाविधि है, बहुत सरल भाषा में इसकी क्रियाविधि हमने समझी है। हम एल्डोल को एक बार दोबारा देख लेते हैं, एल्डोल के लिए आवश्यक शर्तें दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना इसकी एक अनिवार्य शर्त है। सरल एल्डोल में क्या होता है? दोनों अणु समान होंगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा? CH3CHO एक बेस से क्रिया करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे एल्डोल कहते हैं। इससे आगे गर्म करते हैं तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। क्रियाविधि का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। जैसे CH3CHO एल्डिहाइड था, इसका OH की उपस्थिति में ये क्या होता है? इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, CH2- CHO। अब ये CH2- CH3CHO पर आक्रमण करता है, क्रियाविधि हमने समझाई है, और हमें एल्डोल प्राप्त होता है। आगे समझते हैं मिश्रित एल्डोल। देखो इसमें क्या होता है? दो असमान, वहां पे सरल एल्डोल में दो समान अणु काम में ले रहे थे, और मिश्रित एल्डोल में क्या ले रहे हैं? दो असमान अणु काम में भाग लेते हैं सभी क्रिया में। देखो यहाँ पे एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दोनों असमान हो गए। अब दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, हाँ है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, बिल्कुल है उपस्थित है, तो ये अभिक्रिया में भाग लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। कितने टोटल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं? 4 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, 2 सरल और 2 मिश्रित। 2 सरल कैसे? एक तो जैसे ये मान लेते हैं कि CH3CHO सरल एल्डोल ने भाग लिया। दूसरा ये मान लेते हैं कि एसीटोन के 2 अणु लिए अभिक्रिया में और इन्होंने 2 उत्पाद बना लिए। तीसरा ये मानते हैं कि तो CH3CHO प्लस CH3CO मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। शुरू में जो दुर्बल क्षार है उसने कीटोन का हाइड्रोजन रिमूव करता है और इसे ऋणायन के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो एक उत्पाद इससे बनेगा। चौथा उत्पाद है, उसमें हम ये मानते हैं कि वो दुर्बल क्षार है OH-, वो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और फिर उत्पाद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। मिश्रित एल्डोल में 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से उत्पाद होते हैं वो हम समझ सकते हैं। उत्पाद हमारे हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी ही रहेंगे। ठीक है, उत्पाद कौन से रहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। जैसे अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा बीटा उत्पाद प्राप्त होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे के पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।